हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। देखिए, आज की क्लास द हिंदू से ही है, क्योंकि एडिटोरियल काम के नहीं थे, इसलिए एक स्पेशल हेल्थ थीम का आर्टिकल उठा रहे हैं। हेल्थ थीम का मतलब है भाई ये मेडिकल से, आपकी हेल्थ से, मेडिसिन से रिलेटेड आर्टिकल है जो आपको पढ़ने आने चाहिए। आर्टिकल लिखा गया है फैटी लीवर डिसीज़ पे, जो इंडिया में एक महामारी की तरह फैल रही है। आप और मैं भी इसके शिकार हो सकते हैं, बस हमने इसकी टेस्टिंग नहीं करवाई है। चलिए, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, घर परिवार में सबको बताना ज़रूर इस बारे में। आर्टिकल को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में, एंड दीज आर योर क्वेश्चंस। थोड़ा और बड़ा कर दूँ इसको मैं? चलो, अब अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। क्लास के लास्ट में इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, मैं आपके साथ में सॉल्व करूँगा। कोशिश हमारी है कि 10 में से 10 मार्क्स मिलें। जो भी इन क्वेश्चंस में पूछा गया है, इस क्लास में डिस्कस किया गया है, अच्छे से क्लास को देखें ताकि इन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को पूरे मन के साथ में। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कुछ चेंजेस किए हैं हमने क्लास में। टेम्परेरी अभी, बाद में देखा जाएगा। अगर ये सूट करेंगे तो इनको परमानेंट कर देंगे। अभी मैं सब्जेक्ट वर्ब मार्क करके नहीं ला रहा हूँ, ड्यूरिंग द क्लास आपके सामने मार्क करूँगा ताकि आप उसको पढ़ पाएँ। कैरेजी लीवर्स फैटी क्रॉनिकल्स अ मेटाबॉलिक मेहम। कैरेजी लीवर जो है हमारा, उसके फैटी क्रॉनिकल्स हैं। फैटी मतलब फैट से भरपूर, चर्बी से भरे हुए, और क्रॉनिकल का मतलब होता है डायरी, एक हिसाब, ब्यौरा, जिसमें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर पास्ट के अकाउंट्स इवेंट्स को अकाउंट करते हैं। कल ये हुआ, उससे पहले ये हुआ था, कल सुबह में ऐसा हुआ। कोई भी अगर ऑफिशियल रिपोर्ट बनाई जाती है इस तरीके से किसी इवेंट की, है ना, क्रॉनिकल ऑर्डर में, उसको बोलते हैं क्रॉनिकल। कह रहे जी वैसे ही लीवर के भी फैटी क्रॉनिकल्स अब हमारे सामने आ गए हैं। कैसे कैसे, कब कब लीवर में फ़ैट जमा होता है और आपके लिए जानलेवा साबित होता है। तो ये पूरा ब्यौरा, पूरी कहानी आप इस आर्टिकल में क्रॉनिकल को देखेंगे। कह रहे जी अपने आप में एक मेटाबॉलिक मेहम है। मेहम का मतलब होता है तबाही, हैवक, पैंडेमोनियम। और मेटाबॉलिज्म, वहाँ से बना गया वर्ड मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक जो वर्ड्स है ना, ये आपके उपापचय से रिलेटेड है। अब जिनको शुद्ध हिंदी नहीं पता, बॉडी में खाने का पचना, शुगर का रेगुलेशन, ब्लड शुगर का, आपका ब्लड प्रेशर, ये सभी चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। अगर शुगर बढ़ गई है तो डायबिटीज़ हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी अगर आपका वो ब्लड प्रेशर बढ़ा है, और अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। तो कह रहे हैं जी वैसे ही ये क्रॉनिकल्स फैटी लीवर वाले बॉडी में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड तबाही को मचाते हैं। समझ पा रहे होंगे, मोटा मोटा आइडिया ले रहे होंगे आप। थोड़ा नई थीम का आर्टिकल है तो ठीक है, नया है तो कुछ समझेंगे, है ना। चलिए, कह रहा है जी फैटी लिवर डिजीज़ इज़ इंट्रिकेटली कनेक्टेड विद द ब्रॉडर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। कह रहा है जी जो फैटी लिवर डिसीज़ है, ये जो नई बीमारी है, महामारी है, हर घर में फैली हुई है। कह रहा है ये जो फैटी लिवर की बीमारी है ना, डिसीज़ है जो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से, इंट्रिकेट मैनर में जुड़ी हुई है बड़े स्केल पे ब्रॉडर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ में। सिंड्रोम का मतलब होता है कोई कमी, कोई गड़बड़, और मेटाबॉलिक यानी आपके मेटाबॉलिज्म की गड़बड़। बॉडी में शुगर ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ हो रखा है, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इन सभी ब्रॉडर जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं बॉडी के, इन्हीं से ही फैटी लीवर डिसीज़ जुड़ी हुई है। जिन लोगों को ये मेटाबॉलिक बीमारियां हैं, उन्हीं के ही फैटी लीवर डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीनिंग निकाल लिया। फैटी लीवर डिसीज़ आपका सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है। अब देखो आपके सामने लाइव निकाल रहा हूँ मैं सब्जेक्ट वर्ब। जो बच्चे पूछते हैं ना सर कैसे निकलेगा, भाई डिसीज़ सब्जेक्ट हो जाएगा, इज़ इसकी वर्ब हो जाएगी, ऐसे निकलेगा। इंट्रिकेटली एक एडवर्ब है यहाँ पे, इंट्रिकेट नाम के एडजेक्टिव से बनी हुई है। इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा या कॉम्प्लेक्स। इंट्रिकेटली मतलब बहुत ही पेचीदा तरीके से जुड़ी हुई है, कॉम्प्लेक्स मैनर में कनेक्टेड है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल की वोकैब आज आपको मैं साथ साथ ही करवाऊंगा। कोशिश कर रहे हैं क्लास की टाइम को छोटा करके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को आधे घंटे में डाल सकें। शायद ये कोशिश आपको अच्छी लगे, 2-4 दिन के अंदर अपने फाइनल डिसीजन लेंगे, ठीक है। चलिए, क्लास को एक लाइक दे दो, अभी से एक शेयर दे दो। बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे के अंदर ला करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं आपको। आपके प्यार से ही इन क्लासेस को लाने की ऊर्जा मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @yourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में
फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए शुरू कर रहा हूँ मैं। कह रहा है जी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस और मैश, ये पूरी मैश जो है ना इसका फुल फॉर्म है ये। कह रहा है जी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस और मैश a severe form characterized by liver inflammation and scarring is poised to become the predominant cause of chronic liver disease। कह रहा है जी ये जो मैश नाम की बीमारी है, जिसका ये बड़ा सा नाम है, अजीब सा नाम है, कह रहा है जो कि कोमा से कोमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है इस बारे में। कह रहा है जो कि एक सीवियर, बहुत ही ख़राब, सीवियर मतलब बहुत ख़राब फॉर्म है, और जिसका कैरेक्टर ये है, वो कैरेक्टराइज इस तरीके से है, उसका चरित्र ऐसा है कि वो लिवर इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग से जुड़ी हुई है। इस सीवियर फॉर्म में लिवर में इन्फ्लेमेशन आएगा यानी सूजन आएगी, और स्कारिंग आएगी यानी चोट के निशान होंगे अंदर लिवर के आपके। कह रहा है ये गंदी सी बीमारी, ये पॉइज्ड है, रेडी है, तैयार है। पॉइज मतलब एकदम रेडी, और क्या करने को भाई, क्यों तैयार है ये जी तैयार है बनने के लिए, बिकम करने के लिए। सबसे बड़ा कारण प्रीडोमिनेंट कॉज, प्रीडोमिनेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करे, सबसे आगे हो, सबसे बड़ा कारण बनने को तैयार है लंबे वक्त तक क्रॉनिक चलने वाली लीवर डिसीज़ का, लीवर की बीमारी का, और ये बनने को तैयार है एंड द लीडिंग रीज़न फॉर लीवर ट्रांसप्लांटेशन, सबसे बड़ा कारण लीवर के ट्रांसप्लांटेशन का। समझ गए? तो ये मैश नाम की बीमारी जो पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं, पहले नहीं थी ये, अब ये सबसे बड़ा रीज़न बनने वाली है सभी लीवर के रोगों का, और लीवर ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा कॉज बनेगी, रीज़न बनेगी। मैश नाम की बीमारी आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज। पोइज्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, पोइज्ड का मतलब होता है रेडी। ये जो वर्ड है ना पोइज, इसका मतलब होता है बैलेंस, संतुलन। अगर आप पोइज्ड हैं तो आप उस धावक की तरह हैं, उस रनर की तरह हैं जो रेस को शुरू होने का वेट कर रहा है, एक पाँव पे पाँव टिका के घुटने को भागने के लिए तैयार है। वहाँ से वर्ड निकाला गया है, एकदम रेडी होता है वो भागने वाला रेसर, बस जैसे ही आवाज़ आएगी उसको वो शुरू कर देगा, है ना, दौड़ लगाना। तो वो एकदम बैलेंस के अंदर होता है, वो पोइज्ड होता है, तैयार होता है। ऐसे इस वर्ड को आप रेसिंग से कनेक्ट करके रखें, दौड़ से। प्रीडोमिनेंट मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाला, सबसे मेन चीज़ प्रीडोमिनेंट होती है। क्रॉनिक मतलब लंबे वक्त तक चलने वाली, 20 साल 15 साल जो बीमारियाँ चलती हैं, 25 साल, वो होती हैं क्रॉनिक डिसीज़। चलिए अब इस सेंटेंस में एक दो एडिशनल चीज़ें हैं वो फटाफट देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बता दिया, सूजन को बोलते हैं, स्वेलिंग को बोलते हैं, स्कारिंग यानी चोट, काट छाँट, है ना, निशान पड़ जाए, चोट लग जाए जो आपके लिवर में, वो स्कारिंग होती है। जो पोइज्ड वर्ड मैंने आपको बताया, जब आप तैयार होते हैं भागने के लिए, किसी चीज़ के लिए बैलेंस्ड होते हैं, रेडी होते हैं, वहीं से एक वर्ड बनता है इक्विपॉइज्ड। इक्विपॉइज्ड क्या हुआ? जो दोनों तरफ से तैयार है, दोनों साइड से रेडी है, या फिर यूँ बोल सकते हैं इसको, ऐसा आदमी जो दोनों हाथों से लिख पाए, जिसके लिए एक वर्ड होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस जो वर्ड आप जानते होंगे ऑलरेडी, इक्विपॉइज्ड का सिनोनिम है, क्योंकि इस आदमी के दोनों हाथ जो है ना बैलेंस में हैं, चाहे तो इस हाथ से लिखे लेफ्ट से, चाहे लिखे राइट से। अब एक वर्ड और बनता है इक्वी, आपने देखा, इक्वू मतलब बराबर, पॉइज्ड मतलब बैलेंस वाला। दूसरा जो वर्ड बनता है इक्वू से, जो आपको याद आना चाहिए, वो है इक्वानिमिटी। देखो इक्वू मतलब बराबर, एनिमिटी मतलब दिमाग, एनिमस मतलब आपका दिमाग, आपके अंदर की आत्मा, आपका दिल। अगर आप इक्वानिमिटी रखते हैं तो आप एक काम एंड कंपोज्ड आदमी हैं, आपका दिमाग हमेशा शांत रहता है। तो कामनेस एंड कंपोजर ऑफ माइंड इज कॉल्ड इक्वानिमिटी। ना आप ज़्यादा खुश होते हैं, ना आप नाचते हैं, ना आप ज़्यादा रोते हैं, है ना, एकदम हमेशा अंदर से खुशी रहती है आपके, इक्वानिमिटी वाले आदमी हैं आप। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप बनाएं, फ्रेम करके जब खुद बनाते हो तो वर्ड्स याद रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी विद द 2024 थीम फॉर इंटरनेशनल फैटी लिवर डे बीइंग एट नाउ स्क्रीन टुडे, द अर्जेंसी फॉर अर्ली डिटेक्शन हैज़ नेवर बीन मोर क्रिटिकल। सेंटेंस विद से शुरू हुआ है, रीडिंग क्लास में आप अच्छे से देख चुके हैं, संडे को आती है। विद से शुरू होने वाले सेंटेंस का मतलब होता है के साथ ही,
और इसके आगे या तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है, जैसे यहाँ बीइंग लगा हुआ है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है पास्ट के किसी काम के लिए। कह रहा है जी विद साथ ही 2024 की थीम के जो है इंटरनेशनल फैटी लिवर डे की, कह रहा है इसके होने के साथ ही बीइंग, विद दिस बीइंग। अच्छा, क्या होने के साथ? अभी हरकत में आओ, एक्ट नाउ, और आज ही स्क्रीन करवाओ, आज ही अपना लिवर टेस्ट करवाओ। कह रहा है इस थीम के ऐसा होने के साथ ही 2024 की जो अर्जेंसी है, जो एमरजेंसी है, फटाफट से डिटेक्शन की, फटाफट से लीवर की जांच की, वो कभी भी और क्रिटिकल नहीं हुई है आज के मुकाबले, हैज़ नेवर बिन मोर क्रिटिकल। तो अब तो थीम भी यही है कि जल्दी से जल्दी लिवर टेस्ट करवा लो आप ना। ये बीमारी आपको 10 साल बाद पता लगेगी, तब तक लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाएगी, आपका लिवर ख़त्म हो जाएगा। आपका मतलब आपके दुश्मन का, है ना? समझ पा रहे होंगे। विद से शुरू हुआ है, बीइंग से कनेक्टेड है, ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर जो आपने की थी वही वाली है। अर्जेंसी सब्जेक्ट है, हैज़ नेवर बिन इसकी वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब लिखी गई है और लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि बिन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती तो ये पैसिव बन जाता। समझ पा रहे हो? पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। हैज़ लगा हुआ है, नेवर एडवर्ब है, और बिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बना रही है। जब कोई काम नहीं हुआ होता ना, सिर्फ अवस्था बताई जाती है, तो आप बिन का इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट टेंस में। इस तरीके से आप, ठीक है ना, स्ट्रक्चर को बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहा है जी हिस्टोरिकली लिवर डिजीज़ वर चीफली एसोसिएटेड विद एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। कह रहे ऐतिहासिक तौर पे अगर बात करें, लीवर की बीमारियां मुख्यतः जुड़ी हुई थी, चीफली एसोसिएटेड थी, और किसके साथ? विद लगा के बता रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल के कंजम्पशन के साथ, शराब के पीने के साथ। तो शराब पीने से लीवर ख़राब होता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ऐतिहासिक तौर पे यही जो है सच था, है ना? ऐसा एक वक्त ऐसा भी था जब शराब पीने वालों को ही लीवर की बीमारियां होती थी। लीवर डिसीज़ सब्जेक्ट है, वर एसोसिएटेड इनकी वर्ब है, पैसिव वॉइस लगा गया है। ये लीवर डिसीज़ जो है एसोसिएटेड थी। आप इसको एक्टिव भी मान सकते हैं अगर एसोसिएटेड को आप एडजेक्टिव मान लें। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम करेगी, जुड़ा हुआ होना, एसोसिएटेड होना, तो ये जुड़ी हुई थी, लिंक्ड थी, ऐसा समझ लो। कह रहा है जी हाउएवर द राइजिंग प्रेवलेंस ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और NAFLD represents a burgeoning threat to liver health। कह रहा है लेकिन हुआ ये हाउएवर कि जो बढ़ती हुई प्रेवलेंस है, प्रचलन है, प्रेवलेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रचलन, कौन सी चीज़ कितने रिवाज में है, कितनी बार दिखाई देती है। बढ़ता हुआ जो प्रचलन है, रिवाज है NAFLD का, ऐसी लीवर डिसीज़ का जो अल्कोहल कंजम्पशन से नहीं जुड़ी हुई, जो सिर्फ शराब पीने वालों को नहीं बल्कि ना पीने वालों को भी होती है। कह रहा है ये रिवाज, ये प्रचलन रिप्रेजेंट करता है हमारे सामने एक बर्जन करती हुई, बढ़ती हुई, ग्रो करती हुई चुनौती का, थ्रेट का, जो है लिवर की हेल्थ से जुड़ी हुई, लिवर के स्वास्थ्य से कनेक्टेड। समझे सेंटेंस? राइजिंग प्रेवलेंस जो है वो सब्जेक्ट है, राइजिंग ऑफ कोर्स एडजेक्टिव है यहाँ पे। राइजिंग मतलब राइज करता हुआ, बढ़ता हुआ। प्रेवलेंस आप देख चुके हैं, चलन को बोलते हैं। वर्ब है इसकी रिप्रेजेंट्स, ये चलन रिप्रेजेंट करता है, हमें दिखाता है। NAFLD क्या होती है? वो फैटी लिवर डिसीज़ जो शराब ना पीने वालों को हो, पीने वालों को तो होती है सबको, जो नहीं पीते हैं उनको भी होने लगी है, ये है NAFLD। चलिए अब ये बर्जनिंग वर्ड को देखेंगे। बर्जन करना यानी ग्रो करना, प्रॉस्पर करना, बढ़ना, आकार में, साइज़ में, मात्रा में, क्वांटिटी में, है ना? वहीं से बना दिया बर्जनिंग। ऐसी थ्रेड जो बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, ग्रो करती जा रही है। अब ये जब भी बर्जन वर्ड आप देखें तो एक वर्ड और उसकी स्पेलिंग पर ज़रूर आपका ध्यान जाना चाहिए। वो दिमाग में घंटी बजती है ना, वैसे घंटी बजनी चाहिए। वर्ड है वो बॉर्जुआ, स्पेलिंग कुछ वैसी ही है। यहाँ पे O आ रहा है एक्स्ट्रा, देख लेना, इसको ध्यान कर लेना। आगे URG तो वैसा का वैसा, E भी वैसा, और लास्ट में N की जगह क्या आ रहा है? OIS। स्पेलिंग लिख के देखो, ये बोलोगे बॉर्जुआ, लिखा जाता है बॉर्जियस। बॉर्जुआ का मतलब क्या होता है भाई साहब? ये कुछ नहीं है, वन वर्ड है मिडिल क्लास के लिए। लिख दो यहाँ, ठीक है? बॉर्जुआ क्या होता है? मिडिल क्लास को बोलते हैं। मिडिल क्लास समझते होंगे आप। चलो, ये वन वर्ड आज के क्विज में मैंने लास्ट में क्लास के पूछा हुआ है। स्पेलिंग देखना, जब भी स्पेलिंग आएगी, कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती है ना, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, सिल्यूट है, बॉर्जुआ है, ऐसी स्पेलिंग्स हैं, जब तक आप लिख करके ध्यान नहीं करोगे, इनको कभी भी स्पेलिंग एरर में आप हैंडल नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वन वर्ड आपसे और पूछ लेता हूँ। मिडिल क्लास को बॉर्जुआ बोलते हैं, तो रिच क्लास को क्या बोलते हैं? ठीक है, A से शुरू होने वाला एक वन वर्ड है। जिन बच्चों को याद है कमेंट्स में डालना, मुझे खुशी होगी देख करके। जिनको नहीं याद, क्लास के बाद में कहीं लास्ट में बता दूंगा। कह रहा है जी रिक्लासिफाइड एज
मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिसीज और MASLD. This condition now emphasizes the profound connection between liver health, metabolic dysfunction and risk for cardiac disease and cancers. कह रहा है कि जो रिक्लासीफाई हो चुकी है और कैसे हुई है, MASLD के नाम से। पहले इसको बोलते थे NAFLD जब ये नई नई आई 10-12 साल पहले। आज अब जिसको हमने स्टडी कर लिया इस डिसीज़ को, तो हम इसका नाम बदल दिया है, इसको हमने बोल दिया है MASLD। कह रहा है जो रिक्लासीफाई हो चुकी है इस फॉर्म में, कह रहा है अब ये जो कंडीशन है ना, ये अब एम्फोसाइज करती है, जोर डालती है एक बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही मजबूत, गहरे कनेक्शन पे और रिश्ते पे, और किसका, दो चीज़ों के बीच का। पहली चीज़ है बिटवीन लगा के बताएगा, दूसरी चीज़ एंड लगा के बताएगा। तो पहली चीज़ है आपके लिवर की हेल्थ और आपके मेटाबॉलिज्म का डिसफंक्शन। बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, पचना ना खाने का, ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, और लिवर हेल्थ आप समझते हैं। तो एक तो इन दोनों चीज़ों का, और कनेक्शन किसके साथ बनाती है, एंड लगा के बता रहा है, रिस्क के साथ में बनाती है, जोखम के साथ में बनाती है, दिल की बीमारी का और कैंसर्स का। समझ गए? तो MASLD जिन लोगों को है, तो ये कंडीशन यही बताती है कि आपकी लिवर हेल्थ और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की वजह से आपको आने वाले वक्त में कार्डियक डिसीज़ और कैंसर्स होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। रिश्ता बहुत प्रोफाउंड है दोनों के बीच का। MASLD सब्जेक्ट हो गया आपका। सॉरी, ये तो रिक्लासीफाइड एज है ना, इसको नाम बताया गया है। सब्जेक्ट है यहाँ पे दिस कंडीशन। कंडीशन की वर्ब है एम्फसाइजिस, एम्फसाइज करना, जोर डालना किसी चीज़ पे। प्रोफाउंड मतलब बहुत मजबूत और गहरा, प्रोफाउंड। ठीक है, बाकी सब इसमें आपने देख ही लिया, कुछ बताने वाला है नहीं। कह रहा है जी स्क्रीनिंग, अर्ली टेस्टिंग एंड टाइमली इंटरवेंशन हैव बिकम पिवटल। स्क्रीन करना यानी डायग्नोज करना, टेस्ट करवाना। कह रहा है जी स्क्रीन करवाना, जल्दी से जल्दी टेस्टिंग करवाना और टाइम पे इंटरवेंशन लेना, डॉक्टरी इलाज लेना, दवाइयाँ लेना, ये सब चीज़ें जो हैं बन चुकी हैं पिवटल, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और इंटरवेंशन की वर्ब है जी, इन तीनों की वर्ब है जी हैव बिकम। ये तीनों चीज़ें परफेक्ट टेंस लगा करके हैव बिकम बन चुकी हैं, बड़ा ही ज़रूरी, बड़ा ही पिवटल। अब इस पिवटल वर्ड को याद रखने का तरीका बताता हूँ। वैसे तो वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट को बोलते हैं पिवटल। देखिए पिवटल का मतलब होता है जी ऐसी चीज़ जिसके सहारे बाकी चीज़ें घूमेंगी, जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। पिवट जो होता है ना, पिवट, अगर आपने कोई ग्लोब देखा हो, ग्लोब कैसा होता है, ग्लोब देखना, कभी फ़ोटो देखना उसकी, एक डंडा होगा यहाँ पे, इस पे ग्लोब टंगा हुआ होगा और इसके ऊपर ग्लोब घूमेगा। कभी कभी ये नीचे भी होता है ना, तो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं पिवट। इस पॉइंट पे आप ग्लोब को घुमा करके किसी भी देश को, किसी भी सागर, महासागर, नदी को देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? पिवट के ऊपर पूरा ग्लोब घूमता है, तो वहीं से वर्ड बना दिया गया पिवटल। ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बाकी सब चीज़ें घूमें, जिसके सहारे ही आगे की चीज़ों का आपको पता लगे, है ना, आगे की चीज़ें डिपेंड करती हूँ जिसके ऊपर, दैट थिंग इज़ कॉल्ड पिवटल। तो पिवट से या ग्लोब से कनेक्ट करके रखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। इस वर्ड को इस इंस्ट्रूमेंट से निकाला गया है। चलिए, पिवटल को पैरामाउंट भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट को, है ना, ये इंस्ट्रूमेंटल भी बुलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट इसको भी देख लो। सवाल आपसे ये है कि इम्फसाइज करना यानी जोर डालना। इम्फसाइज के बाद मैं अक्सर देखता हूँ ऑन लिखा हुआ, तो आज ऑन क्यों नहीं लिखा हुआ? दिस कंडीशन नाउ एम्फसाइजेज ऑन द कनेक्शन भी तो लिख सकते थे। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी राइटर की कि यहाँ पे ऑन का उसका इस्तेमाल जो है हट गया? सोचो एक बार खुद से, कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपको भी। कह रहा है द ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ MASLD इज़ अलार्मिंग। दुनिया भर में जो प्रचलन है, जो प्रेवलेंस है MASLD की, ये अलार्मिंग है, बड़ी ही चिंताजनक है। अलार्म कब बजता है? जब आपको चिंता होती है। फायर अलार्म बजेगा मतलब आग लगी, भूकंप का अलार्म बजेगा मतलब अर्थक्वेक आया, सुनामी का भी अलार्म होता है कोस्टल एरियाज़ में, तो वो समझ गए ना, अलार्म को हमेशा इमरजेंसी से जोड़ा जाता है। तो कह रहे जी दुनिया भर में जो प्रचलन हो गया है MASLD का, ये बड़ा अलार्मिंग है, बड़ा ही चिंताजनक है। और ये कैसे है? विद एस्टिमेट्स रेंजिंग बिटवीन 25 to 30%। ये सारा काम हुआ है जी एस्टिमेट्स के रेंज करने के साथ ही इन दोनों आंकड़ों के बीच 25 से 30% दुनिया को ये बीमारी हो चुकी है। समझ गए ना? तो ये इसका एस्टिमेट है, एस्टिमेट लगा रहे हैं हम, है ना। चलिए, ग्लोबल प्रेफरेंस, दुनिया भर में प्रचलन, वर्ब है इसकी इज़ अलार्मिंग। यहाँ पे चिंताजनक एक एडजेक्टिव है, इसको आप वरीसम भी बोल सकते हैं। वर्ब की ING फॉर्म देख करके मत सोचना सर ये तो वर्ब बन गई, कंटिन्यूस टेंस हो गया। नहीं नहीं नहीं,
ये कोई अलार्म नहीं बजा रहा, ये अलार्मिंग है, वरीसम है ना। अलार्मिंग एक एडजेक्टिव है। सेंटेंस में एक एरर भी है। एरर ये है कि जब बिटवीन का इस्तेमाल हो और कोई रेंज दी जाए तो आप उसके साथ में एंड लगाते हैं। अब आप बोलोगे सर एंड नहीं लिखा हुआ, डैश लगाया हुआ है। ये जो डैश लगा है ना बीच में, ये टू का ही तो काम करता है। आपको किसी से बोलना हो 15 से 25, तो या तो लिखेंगे फ्रॉम 15 to 25, ऐसा ही लिखेंगे ना, या लिखेंगे 15-25। तो ये जो डैश होता है बीच में, एम डैश बोलते हैं इसको, ये हमेशा टू का काम करता है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इन भाई साहब ने बिटवीन के साथ में टू लगा रखा है, जो कि गलत है। टेक्निकली क्या लगना चाहिए, यहाँ लिखा होना चाहिए बिटवीन 25% एंड 30%। ये डैश को आप बीच में से निकालें। और अगर डैश लगाना है तो फिर बिटवीन की जगह यहाँ पे फ्रॉम लगा दें, फ्रॉम 25-30%, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। कह रहे जी यार 2022 मेटा एनालिसिस रिवील्ड अ स्टैगरिंग 38.6% प्रेवलेंस अमंग इंडियन एडल्ट्स। एक 2022 का जो मेटा एनालिसिस है, मेटा एनालिसिस मतलब बड़े स्केल का एनालिसिस, ऊपर से कह रहा है इसने रिवील किया एक स्टैगरिंग यानी हैरान कर देने वाला, भौचक्का कर देने वाला 38.6% का प्रेवलेंस भारत के एडल्ट्स में, इंडियंस में। एंड 36% अमंग ओबीस चिल्ड्रन, 36% ये जो था ओबीस चिल्ड्रन में था, मोटे बच्चों में था। ओबीस समझते हैं ना, मोटे को बोलते हैं, मोटापे को बोलते हैं ओबेसिटी, और मोटे को बोलते हैं ओबीस। तो ये हमारे पास स्टैगरिंग आंकड़े आए। 100 में से 38 को ये बीमारी ऑलरेडी इंडिया में है, शायद उनको पता भी नहीं है। चलिए, मेटा एनालिसिस की वर्ब है रिवील्ड। स्टैगर का मतलब होता है हैरान करने वाला। ये वो वाला इमोशन है जब आप किसी को आप इतना हैरान कर देते हैं कि वो अपना बैलेंस खो दे, चल ना पाए। कई बार कोई आदमी को आप कुछ अचानक से बात बताएं और वो दीवार का सहारा ले लेता है ना, ऐसे कैसे हो गया। तो यही जो भाव है, इमोशन है, ये बताता है स्टैगर वर्ब, किसी को हैरान करना। तो इतना बड़ा आंकड़ा हमारे पास इंडियंस में बीमारी का है। द डिसीज इज क्लोजली टाइड टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये डिसीज़ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है बीपी से, शुगर से और मोटापे से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। विद हाई प्रेवलेंस रेट्स अमंग इंडिविजुअल्स विद डायबिटीज़। और इसकी प्रेवलेंस रेट्स जो है बहुत हाई है, प्रचलन बहुत ज़्यादा है उन लोगों में जिनको है डायबिटीज़ 55 to 59%, या फिर जिनको है ओबेसिटी, मोटापा 64 to 95%, और या फिर इनको सीवियर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है 73%। तो देख लो, मोटापा और बीपी जो है सबसे बड़ी समस्या है, डायबिटीज़ से भी बड़ी समस्या है। इनसे नई नई बीमारियां पैदा होती हैं आपके शरीर में, है ना। एक्सरसाइज किया करो भाई, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, नौकरी किसके लिए करना चाहते हो, करियर किसके लिए बनाना चाहते हो, अगर आपकी उम्र ही 50 साल है तो, है ना। लंबी उम्र होगी तभी काम करके कुछ करियर बनाने का मन होगा, कुछ मज़ा आएगा। तो अपनी बॉडी पे ध्यान दो। सोना उठना मैं समझता हूँ लेट जल्दी होता होगा आपका पढ़ाई के चक्कर में, लेकिन आपका एक एक्सरसाइज रूटीन ज़रूर होना चाहिए। थोड़ा रनिंग हो उसमें, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग हो, सब चीज़ों का मिक्सचर हो, एटलीस्ट 40 मिनट्स अ डे। तो ये सब बीमारियाँ होती हैं, इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। आगे कह रहा है जी डिसीज़ की वर्ब है इज़, टाइड यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिसीज़ टाइड है, जुड़ी हुई है इन सब चीज़ों से। कह रहा है जी हाई इंटेक ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स एक्सैसरबेट्स दीज कंडीशंस बाय प्रमोटिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो हाई इंटेक है, हाई कंजम्पशन है, इनटेक मतलब इन यानी अंदर, टेक मतलब लेना, किसी चीज़ को खा लेना। कह रहा है ज़रूरत से ज़्यादा जो खाने का काम है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को, फास्ट फूड को, शुगर को, है ना, और शुगर्स को, कह रहा है ये चीज़ तो और ख़राब करता है, एक्सेसरबेट करता है, डिटीरियोरेट करता है इन्हीं कंडीशंस को। और कैसे, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की चीज़ को प्रमोट करके। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, आप जब भी शुगर खाते हैं तो आपकी पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है और शुगर को पचा करके मसल्स में धकेल देता है। लेकिन जब आप सारा दिन शुगर खाते हैं तो आपकी पैनक्रियाज बोलती है हमसे ना हो पाएगा। अब आपकी पैनक्रियाज इतना शुगर बनाने लगती है, क्योंकि शुगर इंसुलिन रजिस्ट करने लगी ना आपकी बॉडी। अब आपकी पैनक्रियाज जो है इंसुलिन बनाने लगती है बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, पर वो इंसुलिन फिर भी आपकी शुगर को पचा नहीं पाता। बस ये तबाही वाली बीमारी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। हाई इंटेक की वर्ब है एक्सेसरबेट्स, एक्सेसरबेट करना, चीज़ों को बद से बदतर बनाना, डिटीरियोरेट करना, एक्सेसपरेट करना। कह रहा है जी परसिस्टेंट हाई इंसुलिन लेवल्स लीड टू लिवर्स ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। फिर जब हाई इंसुलिन लेवल परसिस्टेंट रहता है, लगातार बना रहता है, तो इससे क्या होता है, इससे लास्ट में लिवर जो है ना वो आगे आता है, बोलता है कि ये सारा शुगर मुझे दे दो, मैं रख लेता हूँ, तुमसे ना झेला पर जा रहा तो मेरे को दे दो आप, मैं देख लूँगा। तो हाई इंसुलिन हाई जब रहता है तो ओवर एक्यूमुलेशन होने लगता है लिवर में फैट का। और फिर क्या होता है, प्रोग्रेसिंग फ्रॉम सिंपल स्टेटोसिस टू सीवियर स्टेट्स सच एज स्टेटोहेपेटाइटिस एंड साइरोसिस।
कह रहा है फिर ये प्रोग्रेस करने लगती है डिसीज़ इस सिंपल स्टेटोसिस नाम की कंडीशन से बहुत ख़राब अवस्थाओं तक, जिनके ये अजीब अजीब से नाम है, स्टेडोहेपेटाइटिस और साइरोसिस। कह रहे जी ऑफन नेसेसिटेटिंग लिवर ट्रांसप्लांटेशन, अक्सर ये चीज़ नेसेसिटेट करते हुए होती है, ज़रूरी बनाते हुए होती है, नेसेसरी बनाते हुए होती है लीवर के ट्रांसप्लांट का। तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर समझा दिया इसने। जितना ज़्यादा रिफाइंड शुगर बॉडी में होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी, इंसुलिन हाथ खड़े कर देगा तो और इंसुलिन पैदा होगा, उस इंसुलिन से ज़्यादा पैदा होने की वजह से लीवर एक्टिवेट हो जाएगा, लीवर बोलेगा ये शुगर मुझे दे दो, फैट मैं रख लेता हूँ, और अपने ऊपर ये सारा बोझ ले लेता है और आपका लीवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आने लगती है। चलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने देखा, मीनिंग देख लिया। हाई इंसुलिन लेवल्स की वर्ब है लीड टू, ठीक है। प्रोग्रेसिंग और नेसेसिटेटिंग दोनों पीपीएसए प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन हैं। जब लीवर में जब हाई इंसुलिन लेवल लीड टू करते हैं इस फैट के एक्यूमुलेशन तक, फैट के जमा होने तक, तब डिसीज़ जो है प्रोग्रेस करती है आगे से आगे और ज़रूरी बनाती है साथ साथ लीवर के ट्रांसप्लांट को। चलिए लास्ट पैराग्राफ रह गए हैं अब लास्ट में आपको देगा कुछ है ना सजेशंस, क्या आप कर सकते हैं। कह रहा है जी डिस्पाइट इट्स एस्केलेटिंग बर्डन फैटी लिवर डिसीज फ्रीक्वेंटली रिमेन्स अनडिटेक्टेड अंटिल एडवांस्ड स्टेजेस। कह रहा है जी बावजूद इसकी एस्केलेटिंग बर्डन के, बढ़ती हुई बर्डन के, इस बीमारी के प्रचलन के बढ़ते हुए, ये जो डिसीज़ है ये आम तौर पर फ्रीक्वेंटली अनडिटेक्टेड रहती है, इसका आपको पता नहीं लगता जब तक इसकी एडवांस स्टेज ना आ जाए, अंटिल एडवांस स्टेजेस। कह रहा है अर्ली डायग्नोसिस हिंजेस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस करना है तो वो हिंज ऑन करेगा, डिपेंड ऑन करेगा डिटेल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग पे, डिटेल्ड हेल्थ चेकअप पे। और उसमें क्या क्या हो, इंक्लूडिंग फिजिकल एग्जामिनेशंस, ब्लड टेस्ट एंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड्स। इस कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप में, स्क्रीनिंग में शामिल है आपकी बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर के द्वारा, आपका ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और आपका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, आपके पेट के अंदर अल्ट्रासाउंड। ये तीनों चीज़ों से ही इस बीमारी का पता लगेगा। डायग्नोसिस की वर्ब है हिंज ऑन, हिंज ऑन करना, डिपेंड ऑन करना, रिलाई ऑन करना, किसी चीज़ पे निर्भर करना। डायग्नोसिस सिंगुलर है, इसका अगर प्लूरल बनाना हो तो आप इसके पीछे ई एस नहीं लगाएंगे, ये आई एस से ख़त्म होने वाला वर्ड है। इनका प्लूरल बनाने के लिए आप आई एस को ही ई एस में बदल देंगे। याद है ना, बेसिस, डायग्नोसिस, थीसिस, हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस, ये जो इस से ख़त्म होने वाले वर्ड्स हैं आई एस से, सिंगुलर में आई एस लगेगा और प्लूरल में इनको आई एस से ई एस में आपको चेंज कर देना है। कह रहा है जी स्क्रीनिंग शुड एनकम्पस BMI और बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट टू हिप रेशो एंड ब्लड टेस्ट असेसिंग कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स। स्क्रीनिंग में ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए, इन चीज़ों स्क्रीनिंग के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, चेकअप में ये सब भी शामिल होना चाहिए। एनकम्पस करना यानी अपने दायरे में शामिल करना, ये वर्ड कई बार आप देख चुके होंगे। और किस किस को, एक तो BMI को, आपके वेस्ट और हिप के रेशो को, और आपके ब्लड टेस्ट को जो असेस कर सके कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स को। ये तीनों टेस्ट भी आपके होने चाहिए अगर आपको चेक करवाना है तो। स्क्रीनिंग की वर्ब है शुड एनकम्पस, एनकम्पस यानी इंक्लूड करना, एनकैप्सुलेट करना, अपने दायरे में किसी चीज़ को लेना। कह रहा है जी अल्ट्रासाउंड एंड एडवांस्ड लिवर टेस्ट सच एज वाइब्रेशन कंट्रोल ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी आर क्रूशियल फॉर असेसिंग लिवर फाइब्रोसिस। कह रहा है जी जो अल्ट्रासाउंड है और लिवर के जो एडवांस टेस्ट हैं, जैसे कि ये वाला टेस्ट है VTE बोलते हैं इसको, वाइब्रेशन कंट्रोल ट्रांजिएंट जो है, ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी। इसमें देखा जाता है कि आपका लिवर कितना पत्थर जैसा हो रहा है, कहाँ कहाँ पे लिवर में, समझ गए ना, हार्ड हो रहा है, सख्त हो रहा है। तो कह रहा है ये अल्ट्रासाउंड और ये एडवांस टेस्ट जो हैं ये बड़े क्रूशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं अगर आपको शक हो कि आपको बीमारी हो चुकी है, असेस करने के लिए आपके लिवर में फाइब्रोसिस को, फैटी लिवर के एक्यूमुलेशन को, और मॉनिटर करने के लिए डिसीज़ कितनी बढ़ रही है, घट रही है, उसकी प्रोग्रेशन को। ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता लग गया आपके लिवर में हो गया है तो ये दोनों चीज़ें आपको बार बार करवानी पड़ेंगी चेक करने के लिए, या बढ़ा या घटा। चलिए ये दोनों टेस्ट जो हैं इनकी वर्ब है आर, क्रूशियल यानी ज़रूरी, इंपॉर्टेंट, गंभीर, सीरियस, इंपॉर्टेंट, है ना। लिवर फाइब्रोसिस मतलब लिवर के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन और छोटे छोटे चोट के निशान। चलिए कह रहा है जी पर्सनलाइज्ड स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स, लाइफस्टाइल एंड फैमिली हिस्ट्री इज एसेंशियल। कह रहा है जी पर्सनलाइज स्क्रीनिंग जो है, पर्सनलाइज मतलब एक एक आदमी की स्क्रीनिंग घर में जो भी 30 साल से ऊपर का है, कह रहा है जो आधारित हो इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स पे, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी फैमिली की हिस्ट्री कैसी है। कह रहा है ये स्क्रीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। पर्सनलाइज स्क्रीनिंग की वर्ब है इज़।
इसेंशियल यानी ज़रूरी, लाइफस्टाइल आप समझते हैं, फैमिली हिस्ट्री यानी फैमिली में किसको कौन कौन सा रोग कब कब रहा है। कह रहा है एन इंटीग्रेटेड अप्रोच कंबाइनिंग डाइटरी मॉडिफिकेशंस, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट इज़ वाइटल टू मिटिगेट द रिस्क। कह रहा है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है, ऐसी अप्रोच जिसमें सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हों, साझा जुड़ी हुई हों, और कह रहा है वो अप्रोच जो कंबाइन कर दे इन चीज़ों को, डाइट में मॉडिफिकेशंस को, खान पान में बदलाव को, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को और इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट को। कह रहे ये जो है ना, ये वाइटल है, ज़रूरी है कम बनाने के लिए, मिटिगेट बनाने के लिए, हल्का करने के लिए इन रिस्क को, इस डिसीज से जुड़े हुए जोखमों को। इंटीग्रेटेड यानी मिलीजुली अप्रोच सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज़, द अप्रोच इज़ वाइटल, है ना, ऐसे सेंटेंस बना हुआ है। मिटिगेट करना, किसी चीज़ के प्रभाव को, इम्पैक्ट को कम करना। कह रहे जी अवेयरनेस ऑफ द लिवर्स साइलेंट डैमेज अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट। कह रहा है अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस समझते हैं ना, सजगता, इस लीवर की साइलेंट डैमेज के लिए आपको पता हो अंदर ये हो रहा है, चाहे इसकी आवाज़ बाहर तक ना आए, आपको कोई साइंस नहीं दिखेंगे इसके, ये होता रहेगा साइलेंट तरीके से। कह रहा है इसकी जो अवेयरनेस है ना, यही अवेयरनेस अंडरस्कोर या हाईलाइट करती है, प्रकाश या रोशनी डालती है इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पे, जो है प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट की, अपने आप से अपनी हेल्थ को मैनेज करने की। प्रोएक्टिव यानी आपको कुछ हुआ नहीं है, बात पहले से ही कर रहे हो आप, है ना, देख रहे हो मैं कितना हेल्दी हूँ, कितना भाग सकता हूँ, कितना वजन है। और साथ ही साथ रूटीन स्क्रीनिंग्स की टू फॉस्टर लॉन्ग टर्म वेलबींग, आपका रूटीन तौर पे स्क्रीनिंग हो हर साल में एक बार कम से कम, ताकि आप फॉस्टर कर सकें, नर्चर कर सकें, सहेज के रख सकें लॉन्ग टर्म में अपनी वेलबींग को, अपने स्वास्थ्य को और भलाई को। ठीक है, तो ये अवेयरनेस जो है ना, इसी से आप दोनों काम करेंगे। अवेयर आपको हमने कर दिया इस आर्टिकल के माध्यम से, अब प्रोएक्टिवली हेल्थ को आपको मैनेज करना है और साल में एक बार रूटीन टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस सब्जेक्ट है, अंडरस्कोर्स इसकी वर्ब है, अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, किसी चीज़ पे रोशनी या प्रकाश डालना। फोस्टर करना यानी नर्चर करना, संजो के या सहेज के रखना, किसी चीज़ को पालना पोसना और चेरिश करना। तो लॉन्ग टर्म हेल्थ को, वेलबींग को हमें फोस्टर ही करना है ना। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो, जो ऊपर हमने मिस किया था, है ना। ये फैटी लीवर डिसीज़ मुझे पता लगा आज से 6-8 महीने पहले। और कब पता लगा? जब एक बहुत खास अच्छे जानने वाले मित्र को लीवर ट्रांसप्लांट से गुजरना पड़ा 33 की एज में। अच्छे थे वो, बहुत मोटे भी नहीं थे, लेकिन मीठा बहुत खाते थे, है ना। थोड़ा डायबिटीज़ की उनको थी, शिकायत भी थी, 32-34 की एज थी उनकी। और अचानक से उनको एक दिन पता लगा कि लीवर तो इतना ख़राब हो चुका है कि अब काम ना चलेगा, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। और ट्रांसप्लांट बड़ा ईजी नहीं है, मिलता ही नहीं है आपको लीवर। 2-2 साल की जो है उनकी, मतलब यूँ समझ लो लीवर ट्रांसप्लांट करवाया और आधी जो है आपकी जान तो वहीं निकल गई, है ना। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हाईलाइट जो है, एम्फसाइज जो है, इसके बाद में ऑन कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, ये आप देखोगे कुछ नाउन्स और वर्ब्स की सेम फॉर्म्स के हिसाब से। स्ट्रेस एक नाउन भी है, स्ट्रेस एक वर्ब भी है, लेकिन वर्ब फॉर्म में स्ट्रेस अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर डालना। नाउन फॉर्म में स्ट्रेस, जोर यानी स्ट्रेस, वो अपने बाद में ऑन लेता है। अटैक यानी हमला करना, अटैक का मतलब हमला भी, तो हमले नाम का नाउन जो है अपने बाद में ऑन लेगा, अटैक ऑन समथिंग। लेकिन हमला करने वाली जो वर्ब है वो अपने बाद में प्रेपोजिशन नहीं लेगी। तो ये 10-12 वर्ब्स के और नाउन्स के पेयर्स हैं, इनको ध्यान देना। इन्हीं में आपको मिलेगा एम्फसाइज और एम्फसिस। एम्फसाइज जो है एक वर्ब है, अपने बाद में प्रेपोजिशन नहीं लेती है, और जब ऑन लगा होता है तब इस वर्ब की नाउन फॉर्म लगी होती है एम्फसिस। थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, है ना। हीड तो हीड ही है दोनों तरफ, वर्ब नाउन। इम्पैक्ट इम्पैक्ट ही है, वर्ब नाउन। डिमांड डिमांड ही है, वर्ब नाउन। एम्फसाइज में एम्फसिस बन जाएगा वर्ब से नाउन बनाने के लिए। इन्वेस्टिगेट में इन्वेस्टिगेशन बन जाएगा नाउन बनाने के लिए। डिस्कस में डिस्कशन बन जाएगा, एक्सेस वही रहेगा और इन्फ्लुएंस भी वही रहेगा। याद करने पड़ेंगे, 10-12 वर्ड्स हैं, देख करके आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हमेशा आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, फटाफट उनको भी सॉल्व करके देखते हैं। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विल डिस्कस ऑन या अबाउट द इशू इन अ लाइव सेशन। एक पैनल जो है एक्सपर्ट्स का, वो डिस्कस करेगा इस इशू को लेकर के लाइव सेशन में इस चैनल पे। यहाँ पे डिस्कस के बाद में ऑन या अबाउट में से एक वर्ड लगेगा, लगना चाहिए ना, नहीं लगेगा। डिस्कस एक वर्ब है भाई साहब, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती है। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, डिस्कस यहाँ पे मेन वर्ब। तो ऑन या अबाउट गलत है, आपको लिखना पड़ेगा विल डिस्कस द इशू। लेकिन यहाँ देखो, अ न्यूज़ चैनल विल होल्ड ए लाइव डिस्कशन ऑन या अबाउट द इशू। एक न्यूज़ चैनल जो है डिस्कशन को होल्ड करेगा। अब ये होल्ड वर्ब है यहाँ पे, और डिस्कशन इसका ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है डिस्कशन, देख रहे हो ना। तो डिस्कशन नाम का नाउन ऑन या अबाउट ले सकता है, दोनों में से जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इस पर।
इकोनॉमिक रिसेशंस इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस, इकोनॉमिक रिसेशंस लीव सीवियर इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस। यहाँ पे इम्पैक्ट जो है एक वर्ब है, यहाँ पे लीव एक वर्ब है, लीव मतलब छोड़ना, इम्पैक्ट मतलब असर। तो यहाँ पे छोड़ा गया एक असर को, यहाँ पे असर डाला गया है, तो असर डाला गया इम्पैक्ट वर्ब है, कोई प्रेपोजिशन नहीं, लेकिन लीव नाम की वर्ब के बाद में इम्पैक्ट नाम का नाउन ऑन लेगा। तो सब आपको सेंटेंस ब्रेक करके देखना पड़ेगा, नहीं तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पता होना चाहिए आपको वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट था, इसलिए यहाँ पे हमने ऑन का इस्तेमाल एम्फसाइज नाम की वर्ब के बाद नहीं किया। जो वन वर्ड मैंने आपसे पूछा था अमीर क्लास के लिए, वो वन वर्ड होता है जी, ठीक है, एफ्लुएंट। गरीब क्लास को, मिडिल क्लास को बोलते हैं बोर्जुआ, अमीर लोगों को बोलते हैं एफ्लुएंट। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं फटाफट से। ऑथर मेंशन क्यों कर रहा है हिस्टोरिकल एसोसिएशन को लीवर की बीमारियों का एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन के साथ? इस आर्टिकल में ऐसी कौन सी ज़रूरत आई जिसकी वजह से आपको अल्कोहल और लीवर की बीमारियों को कनेक्ट करके दिखाना पड़ा? क्या रीज़न है? 4 रीजन्स आपके सामने हैं, एक बार वीडियो को पॉज दे करके ट्राई दो, मैं यही आंसर करवा रहा हूँ, एक बार ट्राई दो खुद से। देखो जी, ये इसलिए बताया गया कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब शराब से ही लीवर ख़राब नहीं होता है। आज से 50-30 साल पहले होता होगा, लेकिन अब बिना शराब पीने वालों का भी लीवर ख़राब हो सकता है। एक्सप्लेन करने के लिए इस शिफ्ट को, इस बदलाव को जो है फोकस का नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ पे, इसलिए बताया गया कि हिस्टोरिकली शराब पीने वालों को होती थी, लेकिन आज हर एक को हो रही है, जो पीता है या ना पीता हो। ठीक है ना? तो एक्सप्लेन करने के लिए इस बदलाव को ही ये सेंटेंस आपके सामने रखा गया था। बी आंसर बनेगा। कह रहा है जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है चारों में से जो सबसे अच्छे तरीके से दिखाती है ऑथर के नज़रिए को फैटी लीवर डिसीज़ के मैनेजमेंट पे? इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट के जो है ऑथर ने दी है कि फैटी लीवर को आपको कैसे मैनेज करना है? ट्राई दो, एक बार खुद से पॉज करो वीडियो को। देखो जी, फैटी लीवर तभी मैनेज होगा जब डाइट में आप बदलाव लाओगे, मोमोज खाना और ये समझ गए ना, बंद करोगे उल्टे सीधे काम करने हर रोज़, और साथ में थोड़ी एक्सरसाइज करोगे। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए जिसमें इंक्लूडिंग हो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वही ज़रूरी है इस बीमारी से लड़ने के लिए। रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन, ज़रूरत ही नहीं है, जो नहीं पी रहे उनको ऑलरेडी हो रही है, वो कैसे रिड्यूस करेंगे भाई? जो पी नहीं रहा उसी को ये बीमारी हो रही है, तो वो कैसे रिड्यूस करेगा? तो आपको तो यही करना है, खाना पीना ठीक करके एक्सरसाइज शुरू करना है, यही काम कर सकते हैं। तो बी आंसर बनेगा सेकंड में। अब ये बीच के क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। इंट्रिकेट का मीनिंग पूछा है, कॉम्प्लेक्स, प्रीडोमिनेंट या मेहम। पास्ट के ब्यौरे का जो क्रोनोलॉजिकल अकाउंट होता है उसके लिए कौन सा वन वर्ड है? वन वर्ड पूछा है आपसे। बोर्जुआ का मीनिंग पूछा है आपसे, और इक्वानिमिटी क्या होती है इसका मीनिंग इस वन वर्ड का आपको बताना है। तो 3 वन वर्ड्स आपसे पूछे गए हैं। इस वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में आंसर्स डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप मैच करें। लास्ट में मिलेंगी 4 एरर्स। पहली एरर आपको मिलेगी डिस्कस नाम के वर्ब के आसपास, दूसरी मिलेगी इम्पैक्ट नाम की वर्ब के आसपास या नाउन के आसपास, तीसरी आपको मिलेगी बिटवीन नाम के वर्ड की वजह से, और चौथी मिलेगी हिंज नाम के वर्ड के आसपास। चारों एरर्स को फाइंड करो, इन चारों को सॉल्व करो, और आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले फर्स्ट कमेंट से अपने आंसर से मेरा मैच करके ज़रूर बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। जो बच्चे क्लास को पूरा देख रहे हैं, लास्ट तक मेरे साथ रहते हैं, पीडी लिख दिया करो सर पूरा देखा। और ये जो नया फॉर्मेट है चलेगा 2-3 दिन, नहीं अच्छा लगेगा तो चेंज कर देंगे। बताना कैसा लगा अभी आज का फॉर्मेट। आई लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा इस नए फॉर्मेट को आप चाहते हैं आगे कंटिन्यू करवाना। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल